नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है लगातार। जो ये एसआईआर का मामला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से पहुंचा हुआ है और आज एक बड़ी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे सरकार के कान खड़े हो गए होंगे, चुनाव आयोग के सर में भी और घुटने में दर्द शुरू हो गया होगा। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हमें लगा कि गड़बड़ियां हो रही हैं तो जरूरत पड़ने पर हम डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। यही सवाल मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल काम है। कार्यवाही चल रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं अपडेट भी करता रहूंगा। प्रशांत भूषण जी ने आज ये बात रखी कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दीबाजी में की जा रही है, कई बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं वगैरह वगैरह, और इस पर ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आगे क्या होता है मैं बताऊंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई फंसता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन असल खबर जो यूपी से आई है विपिन यादव की, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। विपिन यादव आप जानते हैं बीएलओ थे और उनका यह कहना था कि उनके ऊपर लगातार दबाव, जहर खा लिया, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनको बचाया नहीं जा सका और अब विपिन यादव इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद विपिन यादव के साले का एक वीडियो आया है और यह वीडियो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। यानी इनके साले कह रहे हैं कि विपिन यादव के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था, ये जोर डाला जा रहा था कि विपिन यादव ओबीसी मतदाताओं का वोट काटने का काम करें। विपिन यादव खुद ओबीसी हैं और उनके ऊपर अगर यह दबाव बन रहा था कि ओबीसी वोटर्स को हटाया जाए, तो मैं लिख के दे सकता हूं, अगर यह बात सही है जो उनका साला कह रहा है, अगर यह बात सही है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ओबीसीज का और मुसलमानों का और खास तौर पे यादवों को वोट हटाने का काम करवाया जा रहा होगा बीएलओ से प्रेशर देकर। लेकिन ये तभी मैं कह सकता हूं अगर विपिन यादव का साला जो कह रहा है वो सही है, और अगर ऐसा है तो यह बेहद खतरनाक है। लगातार इसकी जो पूरी प्रक्रिया है एसआईआर की, उस पर पूरा सवाल उठ रहा है। लगातार बीएलओस के ऊपर प्रेशर पड़ने की बात आ रही है। आप सोचिए, एक बीएलओ का जिक्र आ रहा है जो एसआईआर सुपरवाइजर था, और ये एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर था। इसकी शादी होनी थी और शादी के लिए इसने छुट्टी मांगी, शादी तक के लिए इसको छुट्टी नहीं दी गई और उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में इसने अपनी जान दे दी। हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाए। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मेहनत था। आप समझ सकते हैं अमानवीयता की हद है। अपनी शादी के लिए जो शादी तय थी उसके लिए भी एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? ऐसा कौन सा महीने 2 महीने के अंदर यूपी का चुनाव है? इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। मामला बहुत साफ लग रहा है कि जबरदस्ती जल्दी से जल्दी एसआईआर करवाया जा रहा है ताकि मनचाहे लोगों को जोड़ा जा सके और अनचाहे लोगों को हटाया जा सके। अगर यह कारण नहीं है तो चलिए, जहां चुनाव है वहां समझ लिया, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में जहां महीने 2 महीने में कोई चुनाव नहीं होना है, वहां इतनी जल्दीबाजी की क्या जरूरत है? पश्चिम बंगाल में तो अलग तमाशा मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल पे बात करूं उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है।
और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जिस वंदे मातरम को लेकर नरेंद्र मोदी तमाशा मचा रहे थे, जिस वंदे मातरम को लेकर सारे मुसलमानों पर सवाल उठाया जा रहा था, अब राज्यसभा का एक बुलेटिन आया है जिसमें कहा गया है कि वंदे मातरम और जय हिंद राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर नहीं बोला जाना चाहिए, जिस पर ममता जी की प्रतिक्रिया आप बहुत कायदे से देख चुके हैं। ये देशभक्ति है हमारे देश में। ये सरकार कर रही है कि आप जय हिंद और वंदे मातरम सदन के अंदर नहीं बोल सकते हैं, बाहर के लिए मुसलमानों पर सवाल उठाओगे, दुनिया भर के तमाशे करोगे, लेकिन जय हिंद और वंदे मातरम संसद में नहीं बोल सकते हैं। जाहिर है कि ये दोनों बंगाल से जुड़े हुए हैं। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और वंदे मातरम जहां से आता है आनंद मठ से, वो भी बंगाल में लिखा गया था, बंकिम बाबू ने उसको लिखा था। मुझे लगता है कि अब इसको मुद्दा बनाएंगी और पूरी तरह से चुनाव में भुनाएंगी ममता दीदी। ममता दीदी वैसे भी एसआईआर को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। एक रैली थी 25 तारीख को जिसमें उन्होंने बीजेपी को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बातें कहने में अच्छी हैं। ममता जी पूरे देश में चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुकी हैं। गोवा में चुनाव लड़ी थी और भी कई जगहों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस का नुकसान भले पहुंचा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान ममता बनर्जी नहीं कर पाई। ममता बनर्जी पे मैं खास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूं कि एक जमाने में बंगाल में बीजेपी का वही हाल था जो केरला में था। एक सीट नहीं मिलती थी, बंगाल में कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, उसमें ममता बनर्जी ने समर्थन दिया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल दिया बंगाल के अंदर। जब तक ममता बनर्जी के साथ रही भारतीय जनता पार्टी, तब तक साथ रही। जब अलग हो गई ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पैठ बना चुकी थी। उनकी ही पार्टी से कई लोगों को तोड़ लिया और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत बनकर उभरी। ममता बनर्जी के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा दुश्मन है, क्योंकि ध्रुवीकरण हो जाता है हिंदू, मुस्लिम और सेकुलर, नॉन सेकुलर वोट का, जिसमें ममता बनर्जी को भी अच्छा खासा फायदा मिलता है। नुकसान यह हुआ कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर खत्म हो गई और ममता बनर्जी यही चाहती थी कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहां पर खत्म हो जाए। इसीलिए वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से बचती हैं, इसीलिए कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहती हैं, इसीलिए कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और जो जो किया वो सब आप जानते हैं। अब हालत ये हुई है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर गई है और इस बार केंद्र सरकार के सहारे एसआईआर वगैरह का वो सब खेल खेलना चाहती है कि बंगाल में उसकी सरकार बन जाए। अब ममता बनर्जी जी को भारतीय जनता पार्टी का भय सताना शुरू हुआ है और वो इस तरह के डायलॉग दे रही हैं कि बंगाल में मुझे नुकसान पहुंचाने की, अरे भाई जब चुनाव लड़ेगी तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही करेगी ना। चुनाव लड़के ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तो नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो पूरे देश में उसकी नींव हिलाने से अब तक आपको कौन रोक रहा था? इसका मतलब यह है कि अभी तक आपके और बीजेपी के बीच में समझौता था कि बंगाल में वो आपको नुकसान न पहुंचाएं और देश में आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और अब भारतीय जनता पार्टी अपने आदत के अनुसार जब उंगली पकड़ के पहुंचे तक पहुंच गई है, तो ममता जी को यह समस्या हो रही है कि कहीं बंगाल में उनकी सरकार न चली जाए। अब वो ईसीआई को, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पक्षपाती कह रही हैं और बीजेपी कमीशन कह रही हैं, वो कह रही हैं चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, बीजेपी के निर्देशों पर काम कर रहा है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो लगातार हो रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद हम सब ने सवाल उठाया। महाराष्ट्र में जिस तरह का रिजल्ट आया, किसी को उम्मीद नहीं थी, सबने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ी की गई है, लेकिन ममता जी चुप रही। ममता जी महाराष्ट्र में चुप रही, ममता जी बिहार में चुप रही, ममता जी हरियाणा में चुप रही। अब जब बंगाल में मामला पहुंचा है तब ममता जी को परेशानी हो रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का यही फायदा उठाया है। विपक्ष में जो फूट है, एक दूसरे को हराने का मामला है, विपक्ष में जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए खतरा नहीं है, पहले कांग्रेस को निपटा लें, पहले इनको निपटा लें, पहले उनको निपटा लें, इसी का फायदा उठाकर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैलती चली गई है और अब उसकी निगाह बंगाल पे है।
हालांकि ममता जी ने जो सवाल उठाए हैं वो बुरे नहीं है, सवाल सही हैं। उन्होंने कहा पहले एसआईआर का प्रोसेस 2-3 साल में होता था, लेकिन अब इसे सिर्फ 2 महीने में करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह इनह्यूमन है और अनप्लान्ड है। बात सही कही, इनह्यूमन भी है। मैंने आपको दिखाया कम से कम 2 आत्महत्याओं के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या हालत है, किस तरह से प्रेशर बनाया गया। बंदे की शादी थी, शादी तक की छुट्टी नहीं दी गई। कहीं बंदे के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उसने जहर खा लिया। तो यह सारा कुछ तो है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ आने की जगह बटा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। अगर एक साथ आकर इसका जबरदस्त विरोध किया जाता तो शायद कुछ असर पड़ता। अब तो सारा दारोमदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के प्रोसेस को और ज्यादा वक्त देने की बात करता है या कुछ और बात करता है तब तो कोई बात है, अदरवाइज एसआईआर जैसा नरेंद्र मोदी, जैसा ज्ञानेश कुमार चाहते हैं वैसा ही होगा। ममता जी कितना भी शोर कर लें, कोई खास असर होने वाला नहीं है। और एसआईआर के अंदर कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां से आपको एक खबर बताता हूं। दतिया जिले की बात है। दतिया जिले में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक आदेश निकला, जिसमें बीएलओज का जो सहयोग करने वालों की सूची बनी, यानी कि ऐसे लोग जो बीएलओज को सहयोग करेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सीधे जुड़े लोगों का नाम था। मतलब बीएलओ की हेल्प करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर दिया गया। आप सोचिए, वो बीएलओ की हेल्प करेंगे या फिर अपने मनचाहे नाम जुड़वाएंगे और अनचाहे नाम कटवाएंगे। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बीएलओ सहायक की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन ने सभी विभागों से कर्मचारियों की सूची मांगी थी। इस पर विभागों ने कर्मचारियों की सूची जिला प्रशासन को भेजी, लेकिन इस सूची में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डायरेक्ट जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम था। और जब यह नाम सामने आया तो कांग्रेस ने इस पर तीखी आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ खिलवाड़ है। दतिया के जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अशोक दांगी, उन्होंने निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, एसडीएम सबको शिकायत भेजी। और इसके बाद जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता हुआ नजर आ रहा है। सूची वायरल की गई, पूरे सोशल मीडिया पे सूची वायरल की गई, बहुत सारा तमाशा हुआ। और उसके बाद एसडीएम ने जो आदेश जारी हुआ था बीएलओ सहायकों की नियुक्ति का, वो तुरंत रद्द किया। दतिया के कलेक्टर हैं स्वप्निल वानखेड़े, उन्होंने बताया कि सहायक के लिए जो सूची बनाई गई थी उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल पोस्ट पे थे, यानी कि बीजेपी और आरएसएस से सीधे जुड़े हुए थे, और इसीलिए उस आदेश को निरस्त कराया गया। अब जांच वगैरह करने की बात हो रही है। जो पकड़ में आ गया उसकी तो जांच भी हो जाएगी, वो निरस्त भी हो जाएगा। लेकिन बहुत साफ है कि अंदर अंदर ये खेल चल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल हों, और वो लोग शामिल होकर उन सूचियों में जो नई मतदाता सूचियां बन रही हैं उसमें ऐसे लोगों को जोड़ें जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भले वो महाराष्ट्र के रहने वाले हों, पंजाब के रहने वाले हों, यूपी के रहने वाले हों, और ऐसे लोगों का नाम हटा दिया जाए जिनके बारे में यह माना जाता है या जिनसे यह उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये सारा खेल लगातार एसआईआर के नाम पर चल रहा है। सवाल यह है कि ये खबरें क्या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंच रही हैं? जो खबरें हर जगह वायरल हैं, जो खबरें हर जगह अखबारों में छपी हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका सीधा संज्ञान नहीं ले रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये पूछ नहीं सकता है कि भैया ये बताओ, इसको 2 महीने में इतनी जल्दी खत्म कराने की क्या तेजी है? ऐसी कौन सी जल्दी है कि इसको 2 महीने में ही पूरा कराना है? यह सवाल तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट पूछ ही सकता है। पिछली बार भी एसआईआर का मामला बिहार चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में गया, कहीं कोई फैसला नहीं आया। डेट पे डेट पड़ती रही, तारीख पे तारीख पड़ती रही, सुनवाई पे सुनवाई होती रही, और फाइनली कुल मिलाजुलाकर अगर एक चीज देखें हुई तो यह हुआ कि चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को भी मान लीजिए पहचान के लिए, और आधार कार्ड को मान लिया गया। इससे ज्यादा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। तब गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, अब सूर्यकांत साहब जो हैं सीजेआई हो गए हैं। सवाल यह है कि देश के लोकतंत्र पर जब सीधे सीधे इतना बड़ा हमला दिखाई दे रहा है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है?
क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं दे रहा कि बीएलओस के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि वो बियर नहीं कर पा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं दे रहा कि बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं? कोलकाता की बात बताऊं, मंगलवार को बीएलओज ने वहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सामने एसआईआर वर्कलोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया और उसके पहले ही बसों में भरकर हटाया गया। अब हालत यह है कि बंगाल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने कलकत्ता पुलिस को पत्र लिखा है कि उनको खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। सवाल आप पर सुरक्षा बढ़ाने का नहीं है, बिल्कुल आप सुरक्षित रहने चाहिए, आपके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सवाल कुल मिलाजुलाकर यह है कि बीएलओ जो जान दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आप देखिए, इस पर ध्यान देने की जगह प्रशासन लगातार बीएलओस को सस्पेंड कर रहा है। कहीं उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, कहीं नोटिस दिया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जान मत दो। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है, लग रहा है एकदम काम नहीं कर पाओगे, बेहतर है नौकरी छोड़ दो। एक खबर आई भी थी, किसी महिला टीचर ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वो बेहतर है। जिंदा रहोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे, जिंदगी दूसरा रास्ता दिखाएगी। कोर्ट में चले जाओ, इस प्रेशर के खिलाफ कुछ भी करो, लेकिन जान मत दो, क्योंकि एक बार जान चली गई तो वापस लौटकर कुछ नहीं आना है। आप सोचिए, जिस आदमी ने शादी से पहले अपनी जान दे दी, जिस लड़की से शादी होने वाली थी उनकी, उसके ऊपर क्या गुजरेगा? दाग लग गया उसके ऊपर हमेशा के लिए कि जिससे शादी होने वाली थी उसने अपनी जान दे दी। ना वो बेचारी शादीशुदा है, ना विधवा है, अजीबोगरीब स्थिति है उसकी। तो अपने लोगों को ऐसी स्थिति में डालकर जान देने की जरूरत नहीं है। लड़ सकिए तो लड़िए, और नहीं लड़ सकिए तो नौकरी छोड़ दीजिए। कोई और नौकरी मिल जाएगी, कोई और काम मिल जाएगा। जिंदगी है, हाथ है, पांव है, दिमाग है, तो काम करने के लिए कमी नहीं है। कोई न कोई काम मिल ही जाएगा, कितनी भी बेरोजगारी है देश में। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। और सवाल मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी या ममता बनर्जी का नहीं, आपका है। इस लोकतंत्र में वैसे भी हमको क्या अधिकार मिला है? 5 साल में एक बार जाकर वोट डालने के अलावा कोई और अधिकार तो मिला नहीं है। वो भी अधिकार अगर छिन जाए, अगर वोटिंग भी ऐसे ही होने लगे कि मनचाहे वोट देंगे और अनचाहों का वोट काट दिया जाएगा, तो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि एसआईआर पर जितनी अपडेट्स आए आपसे साझा करूं, अपनी आवाज उठाऊं। आप भी जहां हैं सोशल मीडिया पर या समाज में आवाज उठाइए। एसआईआर में गड़बड़ियां रोकने के लिए सारी कोशिशें कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो चुनाव कहां से सही होगा? और अगर चुनाव सही से होगा नहीं तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज संविधान दिवस है। मेरी अपील मानिए, जहां भी हैं एसआईआर की लिस्ट को सुधरवाने के लिए, एसआईआर में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनके बारे में बोलने के लिए अपनी आवाज उठाइए। जान मत दीजिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए। ये देश आपका है, ये लोकतंत्र आपका है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।